नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फंगस यानी कि कवक जो है ये क्या होती है और इससे होने वाली बीमारियां कौन-कौन सी होती है। दोस्तों, फंगी या कवक हमारे पूरे पर्यावरण में मौजूद है और कई सूक्ष्म जीवों की तरह कुछ कवक उपयोगी होते हैं, उदाहरण के लिए भोजन या फिर दवा के रूप में, और कुछ कवक हानिकारक होते हैं जैसे कि भोजन पर पैदा होने वाली फफूंद या बीमारियां पैदा करने वाले कवक बीजाणु। जब हानिकारक फंगस या कवक शरीर पर आक्रमण करता है तो उन्हें मारना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे किसी भी तरह के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं और ठीक होने की कोशिश कर रहे व्यक्ति में फिर से इन्फेक्शन कर सकते हैं। कवक न तो पौधे और न ही पशुओं के समूह के होते हैं, उनका स्वयं का एक अलग समूह वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। ईस्ट, जंग यानी कि रस्ट, कंड कवक यानी कि स्मटस, फफूंद और मशरूम सहित फंगल जीवों की लगभग 99,000 ज्ञात प्रजातियां पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन समेत जहां वे भोजन को विघटित करने के लिए पाए जाते थे, लगभग किसी भी आवास में फंगियां पाई जाती है और कुछ बीजाणु माइक्रोग्रिटी में 5 महीने तक जीवित रहते हैं। कई कवक मिट्टी या पानी में रहते हैं, कुछ अन्य पौधों या फिर जानवरों के साथ परजीवी या फिर सहजीवी संबंध रखते हैं और वे मशरूम और बेकरी के खमीर जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद रहते हैं और उनकी दवा बनाने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि फंगस क्या होता है, इसके प्रकार और ये शरीर पर क्यों लगता है और इससे होने वाली बीमारियां कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये फंगस है, ये क्या होता है। तो दोस्तों, कवक एक प्रकार के जीवित जीव होते हैं और इनको अंग्रेजी के एक वचन में फंगस और बहुवचन में फंगी कहा जाता है। वैज्ञानिक पहले कवक या फंगस को एनिमल किंगडम का हिस्सा मानते थे, मुख्य रूप से इसीलिए क्योंकि उनको अपनी स्वयं की ऊर्जा शक्ति के द्वारा आगे बढ़ने में असमर्थ माना जाता था। बाद के स्टडी से वैज्ञानिकों की यह धारणा बदल गई और इसीलिए कवक या फंगी को एक अलग किंगडम में रखा गया। पौधों और फंगस में सबसे स्पष्ट अंतर ये होता है कि फंगी सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन नहीं बनाती है। फंगी जो है वो पशुओं के जैसे तरीके से पर्यावरण से जो कुछ उन्हें चाहिए उसे पचा और अवशोषित करके भोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं। चिपचिपी फफूंद और ओमिसेट्स यानी कि पानी की फफूंद समेत कई कवक जैसे जीव भी हैं जो कि फंगी किंगडम से संबंधित नहीं है, लेकिन उन्हें अक्सर फंगस या कवक कह दिया जाता है और इन कवक जैसे कई जीवों को क्रोमिस्टा किंगडम में शामिल किया गया है। फंगी धरती पर सबसे व्यापक रूप से वितरित जीवों में से एक है और इनका पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व होता है। सो बात की जाए कि कवक के कितने प्रकार होते हैं, तो पहले कवक को उनके शरीर विज्ञान, आकार और रंग के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। आधुनिक तंत्र कवक को वर्गीकृत करने के लिए मोलेक्युलर आनुवंशिकी और प्रजनन के तरीके पर भरोसा करते हैं। ध्यान रखें कि ये जो वर्गीकरण हम आपको दे रहे हैं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कवक विज्ञान के वैज्ञानिक विभिन्न प्रजातियों के नामों को लेकर एकमत नहीं है। फंगी किंगडम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सब डिवीज़न या फिला की बात करें तो सबसे पहला है बेसिडियोमाइकोटा। इसमें मशरूम और टोड स्टूल जैसी कवक प्रजातियां शामिल है। दूसरा है अस्कोमाइकोटा। कभी कभी इन्हें सैक फंगी भी कहा जाता है और ये अक्सर आंखों से दिखने वाले विविध फल वाली संरचनाएं होती है और इस समूह में पेनिसिलिन प्रजातियां भी शामिल है जो कि हमें सबसे पहला प्रभावी एंटीबायोटिक प्रदान करती है। उसके बाद है नियोक्ली मस्टिगोमाइकोटा। ये जो है ये भेड़ जैसे पौधों को खाने वाले जानवरों के पाचन तंत्र में रहते हैं और जिन एंजाइम का वे उत्पादन करते हैं वे सेलुलोज जैसे पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ते हैं। वो मजबूत सामग्री जो कि पौधों को अपनी ताकत देती है और इससे भेड़ जो है वो सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग भोजन के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लास्टोक्लोडियोमाइकोटा। ये ज़्यादातर मिट्टी में रहते हैं जो कि सभी प्रकार के विघटित पदार्थों को पचाते हैं। उसके बाद है ग्लोमेरोमाइकोटा। तो ये फंगी का एक बहुत ही विशिष्ट समूह है जो कि लिवरवार्ट्स के साथ फायदेमंद सहजीवन में रहता है। लिवरवार्ट्स जो ये काई के समान छोटे पौधे होते हैं। उसके बाद है सिट्रीडियोमाइकोटा। तो कवक का एक प्राचीन समूह है जो कि कैरेटिन यानी कि त्वचा और बालों में पाया जाता है और काइटिन जो कि विशेष रूप से कीड़ों की बाहरी शेल में होता है, तो उन जैसे मजबूत प्रोटीन को पचाता है। और बात की जाए माइक्रोस्पोरिडिया की, तो ये एक कोशिका वाले परजीवी का एक छोटा सा समूह है जो कि मुख्य रूप से कीड़ों को संक्रमित करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फंगस जो है ये शरीर पर क्यों लगता है। तो दोस्तों, फंगी माइक्रोस्कोप से दिखने वाले
यहाँ दिखने लायक सूक्ष्म स्पोर्स के फैलने से पुनर्उत्पादित होती है और ये स्पोर्स अक्सर हवा और मिट्टी में मौजूद होते हैं, जहाँ से वे हमारी श्वास में जा सकते हैं या फिर शरीर की सतह मुख्य रूप से त्वचा के संपर्क में आ सकते हैं। नती स्तन फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर फेफड़ों या त्वचा से शुरू होता है। त्वचा या फेफड़ों में श्वास के माध्यम से अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के ज़्यादातर प्रकार इन्फेक्शन का कारण नहीं बनते हैं। कुछ प्रकार केवल उन लोगों में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है या जिनके शरीर में चिकित्सा उपकरण जैसे कि कृत्रिम जॉइंट या फिर हृदय वाल्व सहित कोई बाहरी चीज़ होती है। फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब शरीर कमजोरी के समय कवक के संपर्क में आता है और ये कमजोरी एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले या ऐसे व्यक्ति में हो सकती है जो कि अपने शरीर पर कवक के उगने के लिए एक गर्म नम वातावरण प्रदान करता है। और कुछ त्वचा इन्फेक्शन के अलावा फंगल इन्फेक्शन शायद ही कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कवक से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों फंगस हर जगह पाई जाती है। पृथ्वी पर लाखों अलग अलग फंगल प्रजातियां मौजूद हैं और लेकिन उनमें से केवल 300 प्रजातियों को लोगों को बीमार बनाने के लिए जाना जाता है। 1/3 फंगल रोग अक्सर ऐसे कवक के कारण होते हैं जो कि पर्यावरण में आम हैं। तो सबसे पहले बात की जाए टीनिया इन्फेक्शन की, तो त्वचा, बाल और नाखूनों की सतह पर फंगल इन्फेक्शन होना बेहद आम बात होती है और इन इन्फेक्शनों को चिकित्सा शब्द में टीनिया द्वारा जाना जाता है, जो कि शरीर पर लगभग कहीं भी हो सकते हैं। उदाहरणों में दाद, जौक, खुजली और एथलीट फुट शामिल है। ओवर द काउंटर एंटी फंगल क्रीम या स्प्रे सीमित इन्फेक्शन के लिए अक्सर प्रभावी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ इन्फेक्शन जैसे कि सिर का दाद आमतौर पर ऐसे कवक को मारने के लिए डॉक्टर की लिखी दवा से उपचार की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक कैंडिडियासिस, तो कैंडिडा परिवार में विभिन्न प्रजाति के ईस्ट के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन का एक आम प्रकार कैंडिडियासिस कहलाता है। और कैंडिडा ईस्ट जो है वो शरीर की नम सतहों पर उगता है और योनि के इन्फेक्शन का एक आम कारण है और इसीलिए इसे कैंडिडा इन्फेक्शन भी कहते हैं। इससे मुंह या गले का इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसे कि हम थ्रश कहते हैं। और सामान्य रूप से कैंडिडा हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह पर हमला करता है और शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैलता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इस प्रकार के आक्रामक कैंडिडियासिस के लिए सबसे कमज़ोर शिकार होते हैं, जिससे कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद बात की जाए एस्परगिलस की, तो एस्परगिलस मिट्टी, वनस्पति के क्षय, इंसुलेट सामग्री, एयर कंडीशनिंग वेंट्स और धूल में पाया जाने वाला एक आम कवक है। और एस्परगिलस स्पोर्स हवा में तैरते हैं और नाक और फेफड़ों में श्वास के माध्यम से अंदर जा सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में एस्परगिलस स्पोर्स से कोई नुकसान नहीं होता है, हालांकि कुछ लोगों में एस्परगिलस फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कॉक्सीडियाओमाइकोसिस की, तो कॉक्सीडियाओमाइकोसिस इसे हम सैन जो एक्विन फीवर या फिर वैली फीवर भी कहते हैं, जो कि कॉकिडियोइड्स के कारण होने वाला एक फंगल रोग है और यह कवक शुष्क क्षेत्रों में रहता है। कोकोडियोइड स्पोर से दूषित धूल सांस के साथ फेफड़ों में चली जाती है, जिससे कि कवक विकसित हो जाते हैं। और यद्यपि अधिकांश लोग कुछ हफ्तों के भीतर कॉक्सीडियोमाइकोसिस से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में लगातार रहने वाला फेफड़ों का इन्फेक्शन या कवक का एक सुनियोजित आक्रमण शुरू हो जाता है, जिसमें कि कवक शरीर के अन्य हिस्सों को संक्रमित करता है। उसके बाद बात की जाए हिस्टोप्लाज्मोसिस की, तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन को हिस्टोप्लाज्मोसिस के रूप में जाना जाता है। चमगादड़ पक्षी की बीट मिट्टी में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के विकास को प्रोत्साहित करती है। चमगादड़ और पक्षी की बीट वाली जगहों पर और कुक्कुट पालन घरों से निकलने वाले अपशिष्ट अक्सर हिस्टोप्लाज्मा को पैदा करते हैं। दूषित मिट्टी खोदने या उड़ने पर हिस्टोप्लाज्मा स्पोर्स हमारी सांस में चले जाते हैं। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से संक्रमित अधिकांश लोग बीमार नहीं होते हैं, हालांकि कुछ लोगों को श्वसन की बीमारी का अनुभव होता है, जिसमें कि सूखी खांसी, बुखार, भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द और सीने में दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं। असामान्य रूप से यह श्वसन की बीमारी लंबे समय तक चलती रहती है और जिससे कि फेफड़ों को नुकसान होता है। कुछ विरले उदाहरणों में हिस्टोप्लाज्मा कवक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर लेते हैं और अन्य अंगों को संक्रमित करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।